नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ मची हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद यह माना जा रहा था कि रूस और चीन भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे और अब रूस की तरफ से इस पर बयान सामने आया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने परमाणु बम है कि वो दुनिया को 150 बार खत्म कर सकता है, तो दूसरी तरफ रूस का कहना है कि वो न्यूक्लियर हथियार की दौड़ शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका के परमाणु परीक्षण का जवाब देगा रूस, ये तय है। लेकिन ये जवाब क्या होगा, ये साफ नहीं किया गया है। रूस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि उसने परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू नहीं की है। न्यूक्लियर परीक्षण पर पुतिन की नीति पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा युद्ध विराम को लेकर भड़के हुती विद्रोही इजराइल पर हमले की दी चेतावनी। उधर हमास ने भी सरेंडर से किया इनकार, शांति प्रस्ताव पर गहराया संकट। बांग्लादेश में किसने गिराई थी सरकार, पूर्व पीएम शेख हसीना के खास ने किया चौंकाने वाला खुलासा, सवालों से घिरी यूनुस सरकार। अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की उम्मीद, डेमोक्रेट्स के गुट का रिपब्लिकन के साथ समझौता, 40 दिन से लगा हुआ है शटडाउन। और चलते चलते में देखेंगे एक ऐसे जीव को जिसके पास दिमाग नहीं फिर भी सोचता है, आंखों के बिना देख लेता है। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन बिल आज सीनेट में होगा पेश। सीनेट और नेशनल असेंबली की संयुक्त संसदीय समिति ने मसौदे को दी मंजूरी। आर्मी चीफ मुनीर को तीनों सेना का बनाया गया प्रमुख। इस्लामिक देश ईरान में भीषण सूखा, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा राजधानी तेहरान को करना पड़ सकता है खाली। मौसम विभाग बोला अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं। झूठ बोल रहे ट्रंप, G20 के बॉयकॉट पर भड़का साउथ अफ्रीका, कहा नस्लीय हिंसा के आरोप गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 सम्मेलन के बहिष्कार का किया है फैसला। तालिबान ने दी युद्ध की धमकी तो नरम पड़े पाकिस्तान के सुर, अफगानिस्तान के साथ बातचीत की कही बात, दोनों देशों में तनाव कम होने की जगी उम्मीद। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 अक्टूबर को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने युद्ध विभाग को अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी भी शुरू कर दी। अमेरिका की वायुसेना ने 5 नवंबर को मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक की है। और इसमें खास बात यह है कि हर मिनटमैन 3 मिसाइल कई MIRV ले जा सकती है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी ये मिसाइल कई हथियारों को एक साथ ले जा सकती है और हर हथियार को एक अलग टारगेट पर हमला करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। मिनटमैन 3 परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है, यानी कई परमाणु बमों के साथ ये हमला कर सकती है। अमेरिका ने इसका निर्माण ही परमाणु हमले के लिए किया है और कहा जा रहा है कि अब कभी भी ये खबर भी आ सकती है कि अमेरिका ने परमाणु बम या हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। अमेरिका की इन तैयारियों के बाद ये भी दावे किए जा रहे थे कि रूस भी जवाबी कार्रवाई में परमाणु परीक्षण करेगा। खबरें तो यहां तक आ रही थी कि व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति के आदेश पर रूस तेजी से परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर चुका है और इसे लेकर अब रूस के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार साफ किया है कि रूस परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन कर रहा है और हम इसे तोड़ने का इरादा नहीं रखते। अगर वॉशिंगटन परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो रूस को जवाबी कदम उठाने होंगे। परमाणु समता वैश्विक सुरक्षा ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर वर्तमान परिस्थितियों में। पेस्कोव ने ये तो कहा कि रूस को जवाबी कदम उठाने होंगे, लेकिन ये होगा क्या? तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा है कि मॉस्को वॉशिंगटन से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि हम तनाव बढ़ाने वाला कदम नहीं उठाएंगे। हमारा कोई छिपा एजेंडा नहीं है और इसे समझना एकदम सरल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस ने 2010 में न्यू स्टार्ट संधि पर दस्तखत किए थे और 2011 में ये लागू हो गई, जिसमें अमेरिका और रूस परमाणु हथियार में कटौती के लिए सहमत हुए थे। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस को अधिकतम 1550 वॉरहेड्स और 700 लंबी दूरी की मिसाइलों और बम वर्षकों को तैनात करने की इजाजत थी।
इस संधि में यह भी साफ किया गया था कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के परमाणु हथियार स्थलों का एक साल में 18 बार तक निरीक्षण कर सकता था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संधि की सीमाओं का उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसे 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। यानी ये 2026 में समाप्त होनी थी, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद फरवरी 2023 में रूस ने इस संधि को निलंबित कर दिया था। लेकिन रूस ने अभी तक इस संधि की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, और अब अमेरिका अगर इस संधि की शर्तों का उल्लंघन करता है तो रूस को भी जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। इस बीच लावरोव ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस चाहता है कि वो अमेरिका से हर मुद्दे पर बात करे, यूक्रेन जंग पर भी, लेकिन हम अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मेरी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से लगातार इस मुद्दे पर फोन पर बात हो रही है और जरूरत पड़ने पर आमने सामने बैठक भी करने को तैयार है। दरअसल इस वक्त यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है और रूस इन क्षेत्रों को कानूनी रूप से अपना मानता है। लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने जून 2024 में यूक्रेन से कहा था कि वो नाटो में शामिल होने की योजना छोड़े और दनबास यानी दनेस्क और लुहांस्क और दक्षिण के खेरसोन और जापोरिजिया प्रांतों से अपने सैनिक वापस बुलाए, और रूस आज भी अपनी इसी डिमांड के साथ खड़ा है। रूस ने फिलहाल क्रीमिया के साथ लगभग पूरे लुहांस्क, 80% दनेस्क, 75% खेरसोन और जापोरिजिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो शांति प्रस्ताव लागू किया गया है, उसके बावजूद इस क्षेत्र में शांति लौटती हुई नजर नहीं आ रही। हमास और इजरायल अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि इतनी कोशिशों के बाद रुकी ये जंग कहीं दोबारा शुरू ना हो जाए। 2 साल से गजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, हर जगह बस तबाही के मंजर हैं। उसके पुनर्विकास की बात कही जा रही है, लेकिन इस दिशा में काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। युद्ध विराम के पहले चरण का हमास की तरफ से पूरी निष्ठा के साथ पालन किया गया। सभी जीवित युद्धबंदियों को वापस करने के बाद मृत बंधकों को भी वापस किया गया। हालांकि अब भी कुछ के शवों को ढूंढने में हमास को वक्त लग रहा है, लेकिन इस बीच इजरायल की तरफ से बार बार हमास पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कई फलस्तीनियों की जान भी जा चुकी है। और अब इस संघर्ष में यमन के हुती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई। उन्होंने इजरायल को सीधी चेतावनी दी है। हुतियों ने कहा कि अगर गजा में जारी कथित सीजफायर खत्म होता है तो हम एक बार फिर इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देंगे। हुतियों की ये चेतावनी हमास को भेजे गए एक पत्र में दी गई है। हुती ग्रुप के जरिए संचालित अल मसीरा टीवी चैनल पर इस चेतावनी को प्रसारित भी किया गया है, जिसके बाद इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं हमास के लड़ाकों ने भी राफा में मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया है। हमास की सैन्य शाखा ने कहा कि राफा क्षेत्र में छिपे हुए हमास के लड़ाके इजरायल के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मध्यस्थों से इस संकट का समाधान निकालने की अपील की गई है, जो 1 महीने पुराने युद्ध विराम के लिए खतरा बन गया है। दरअसल मध्यस्थों का कहना है कि राफा में बचे हुए लड़ाके मिस्र को अपने हथियार सौंप दे और वहां की सुरंगों की जानकारी दे, ताकि उन्हें ध्वस्त किया जा सके, जिसके लिए हमास तैयार नहीं है। वो शुरुआत से ही साफ कर चुका है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद युद्ध विराम पर संकट गहराता जा रहा है। वहीं गजा में तैनात होने वाले अंतरराष्ट्रीय बलों के गठन को लेकर भी इजरायल ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। इजरायल सरकार की तरफ से कहा गया कि तुर्की के सैनिक उस बहुराष्ट्रीय बल के हिस्से के रूप में तैनात नहीं होंगे जिसका उद्देश्य इजरायली सेना की जगह लेना है। गजा की जमीन पर कोई तुर्की सैनिक मौजूद नहीं होगा। दरअसल इजरायल तुर्की को हमास का करीबी मानता है और उसे तुर्की पर भरोसा भी नहीं है। ऐसे में वो लगातार तुर्की की सेना की तैनाती का विरोध कर रहा है और इन सब के बीच अंतरराष्ट्रीय सैनिकों का गठन भी अटका हुआ है। कई देश इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए गजा में शांति की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही हैं। और अब अगली खबर में बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ये दावा करती रही हैं कि अगर अमेरिका की उन्होंने एक डिमांड मान ली होती तो ना तो बांग्लादेश में उनकी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता और ना ही उनकी सरकार का तख्ता पलट होता। अमेरिका की मांग थी बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप, और अब शेख हसीना के करीबी ने पूरी साजिश के बारे में खुलकर बताया है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के पीछे अमेरिकी मानवीय एजेंसी यूएसएड और क्लिंटन परिवार का हाथ था। चौधरी ने दावा किया कि अमेरिकी एजेंसी और कुछ एनजीओ ने 2018 से ही हसीना सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। कुछ अमेरिकी एनजीओ, खासकर यूएसएड और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, लंबे समय से हमारी सरकार पर निशाना साध रहे थे।
यूएसएड की करोड़ों डॉलर की फंडिंग गायब हो गई और इस पैसे का इस्तेमाल रेजीम चेंज गतिविधियों के लिए किया गया। इस फंडिंग से बांग्लादेश में जो अराजकता फैली वो योजनाबद्ध थी और धीरे धीरे व्यापक हिंसा में बदल गई। चौधरी के इन दावों से पहले भी अवामी लीग और शेख हसीना की तरफ से इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। खबरें तो यहां तक आई थी कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार को अमेरिकी दूतावास की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यहां तक कि कई मंत्रालयों को व्हाट्सएप के जरिए आदेश दिए जाते हैं। और चौधरी ने इसे लेकर कहा कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि अमेरिका की मेहरबानी से ही वो सत्ता में है। चौधरी ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनके परिवार के यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। ये नेटवर्क सालों से सक्रिय था। गुप्त एनजीओ के जरिए फंडिंग होती थी और वे किसी भी तरह सरकार बदलने पर आमादा थे। सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार की नीतियां पाकिस्तान के ज्यादा करीब जाती दिखाई दे रही हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में बांग्लादेश में कई लोगों की जान ले ली थी। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है तो अमेरिका के इशारे पर नीतियां तय कर रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 2026 में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में शेख हसीना की हिस्सेदारी रोकने की कोशिश भी अमेरिका से ही की जा रही है। अमेरिका के दो गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट यानी IRI और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट यानी NDI बांग्लादेश में इसके लिए सक्रिय हो गए हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए ये दोनों सरकार की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बांग्लादेश में अमेरिका के हित की रक्षा करने वाली सरकार बनाने की कोशिश वॉशिंगटन की तरफ से तेज कर दी गई है। और यही कारण है कि चुनाव से पहले शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट से सख्त सजा के ऐलान की तैयारी चल रही है, जिससे वो बांग्लादेश लौट कर नहीं जा सके। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका में शटडाउन की। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में एक बार फिर अमेरिका में शटडाउन लगा और इस बार भी ये शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बताया जा रहा है। लेकिन अब 40 दिन बाद ये शटडाउन खत्म होने जा रहा है। खबर आ रही है कि डेमोक्रेट्स के एक ग्रुप और रिपब्लिकन्स के बीच शटडाउन को खत्म करने के लिए सहमति बन गई है। दरअसल कुछ डेमोक्रेट सीनेटरों के एक गुट ने सरकारी कामकाज को दोबारा शुरू करने के लिए एक समझौते पर बातचीत की। उनकी शर्त है कि रिपब्लिकन पार्टी को दिसंबर तक स्वास्थ्य देखभाल की सब्सिडी खत्म होने पर वोटिंग कराने का वादा करना होगा। आप जानते हैं कि यह शटडाउन लगा ही इस वजह से था क्योंकि डेमोक्रेट्स हेल्थ सब्सिडी बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए थे, जबकि रिपब्लिकन नेताओं का कहना था कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। और उनकी इस जिद ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। देश के 40 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में मंदी का असर दिखाई दे रहा है। 9 नवंबर को अमेरिकी एयरलाइनों को 2100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को 4 अरब डॉलर की खाद्य सहायता रोकने की इजाजत मिलने के बाद 42 मिलियन लोगों को मदद मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकारी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं और लगभग 1.4 मिलियन सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं या बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं। इसके चलते हर हफ्ते अमेरिका को लगभग 15 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सीनेट में डेमोक्रेट्स के 8 सीनेटरों ने ट्रंप सरकार के बजट प्रस्ताव का समर्थन किया है। उनकी मदद से यह बिल 60 वोटों से पारित हुआ। सीनेट में इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद ये लागू हो जाएगा और शटडाउन खत्म हो जाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे बिना दिमाग और बिना आंख वाले जीव की। कंफ्यूज हो गए ना? दरअसल समुद्र की गहराइयों में मिलने वाला छोटा और कांटेदार सी अर्चिन दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन इसकी कहानी वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। हालिया रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस जीव के पास हम इंसानों जैसा कोई केंद्रीकृत दिमाग नहीं होता, बल्कि इसका पूरा शरीर ही एक दिमाग की तरह काम करता है। जी हाँ, दरअसल बर्लिन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जीव वैज्ञानिक जैग उलरिच लूटर और उनकी टीम ने यह खोज की है। उन्होंने पाया कि सी अर्चिन का नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में जटिल रूप से फैला हुआ है और ये बिल्कुल दिमाग जैसी क्षमता रखता है। ये खोज उस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि सिर्फ बड़े जीवों में ही सोचने समझने वाले अंग हो सकते हैं। यह अनोखा जीव स्टारफिश और सी ककम्बर के परिवार से आता है। वैज्ञानिकों ने बैंगनी रंग के सी अर्चिन पर रिसर्च की और पता चला कि इनके शरीर में धड़ जैसा कोई हिस्सा नहीं है। जो जीन बाकी जीवों के शरीर का मध्य भाग बनाते हैं, वे इनमें आंतों और पानी की नलिकाओं में पाए गए, जो चलने, सांस लेने और खाना पचाने में मदद करते हैं।
और सबसे हैरत की बात तो यह है कि सी अर्चिन के शरीर की सैकड़ों न्यूरॉन कोशिकाओं में वही हेड जीन्स मिले जो इंसानों और जानवरों के दिमाग में होते हैं। यानी इनके पास भले कोई एक केंद्र ना हो, लेकिन उनका पूरा शरीर एक फैला हुआ ब्रेन नेटवर्क है। और इतना ही नहीं, ये जीव रोशनी को भी महसूस कर सकता है। इनके कुछ हिस्से आंखों की रेटिना की तरह काम करते हैं। वो देख तो नहीं सकते, लेकिन अपने आसपास के बदलावों को समझ जरूर सकते हैं और उसी के हिसाब से खुद को वो एडजस्ट कर लेते हैं। सचमुच ये छोटा सा समुद्री जीव प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जरूर सी अर्चिन के बारे में खुद को सर्च करने से नहीं रोक पाएंगे। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।